नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री आज कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का करेंगे शुभारंभ। सिविल सेवकों के क्षमता विकास पर होगा जोर। राष्ट्रपति मलावी दौरे के अंतिम दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा आज होगी संपन्न। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अमित शाह के आवास पर बैठक। एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार हुए बैठक में शामिल। पुतिन ने कहा, यूक्रेन में स्थायी शांति चाहता है रूस। यूक्रेन संकट पर चिंता जताने के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। खेल की खबरों में रोमांचक मोड़ पर पहुंचा बेंगलुरु टेस्ट। उधर 12वें सुल्तान जोहर कप में भारतीय जूनियर हॉकी टीम की जापान से होगी भिड़ंत। तो ये थी सुबह की प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य सभी लोक सेवकों के बीच आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना और उन्हें खुद को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जुड़ना सिखाना है। इस मिशन में कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन होगा जो सिविल सेवकों के लिए व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता के विकास की दिशा में नई प्रेरणा प्रदान करेगा। ये पहल सीखने और विकास के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करेगी। एनएलडब्ल्यू का लक्ष्य है एक सरकार का संदेश देना, सभी को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सप्ताह के दौरान 4 घंटे की योग्यता संबंधी शिक्षा लेना अनिवार्य होगा। प्रतिभागी आईजीओटी मॉड्यूल और प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा वेबिनार के माध्यम से लक्षित घंटे भी पूरे कर सकते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान प्रख्यात वक्ता अपने क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर जानकारी देंगे और उन्हें अधिक प्रभावी तरीके से नागरिक केंद्रित सेवा वितरण की दिशा में काम करने में मदद करेंगे। कार्यक्रम के दौरान मंत्रालय, विभाग और संगठन दक्षताओं को बढ़ाने के लिए सेमिनार और कार्यशालाओं का भी आयोजन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह आज से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव पर मलावी के दौरे पर है। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति श्री राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति का मलावी झील में नाव की सवारी करने का भी कार्यक्रम है। राष्ट्रपति आज अपनी 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना होंगी। और इससे पहले मलावी की यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति लाजरस चक्वेरा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत मलावी संबंधों को और गहरा करने के लिए कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा की। राष्ट्रपति के समक्ष कला और संस्कृति, युवा कार्यक्रम, खेल और फार्मास्यूटिकल सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। वो भारत की ओर से मलावी को प्रतीकात्मक रूप से मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल सौंपे जाने और मलावी को भाभाट्रॉन कैंसर उपचार मशीन सौंपे जाने की भी साक्षी बनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मलावी में एक स्थायी कृत्रिम अंग फिटमेंट सेंटर की स्थापना में भारत सरकार के समर्थन की भी घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में मलावी के राष्ट्रपति ने रात्रि भोज का भी आयोजन किया। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कामुजू मुसोलियम समाधि स्थल भी गईं, जहां उन्होंने मलावी के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर हेस्टिंग्स कामुजू बांडा को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्थल पर राष्ट्रपति की परंपरागत तरीके से अगवानी की गई। राष्ट्रपति ने वहां विजिटर बुक में हस्ताक्षर भी किए। डॉक्टर हेस्टिंग्स कामुजू बांडा का जन्म 14 मई 1898 को हुआ था और वो
1961 से लेकर 1994 तक राष्ट्रपति रहे और 25 नवंबर 1997 को 99 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति राजस्थान के सीकर में शोभासरिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के रजत जयंती वार्षिक समारोह में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी अभियान 2024 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर का भी उपस्थित रहेंगे। ये महत्वपूर्ण सम्मेलन आगामी रबी सीजन के लिए प्रमुख पहलों और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संगठनों के अधिकारियों को एक साथ लाएगा, जिसमें मंत्रालय से जुड़े प्रमुख वक्ता अपने विचारों को साझा करेंगे। वहीं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राजनीतिक में हलचल अब तेज हो चुकी है। कल देर शाम नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि महायुति में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी का गठबंधन है। 288 सीट वाली महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए 145 सीटों की जरूरत है। वहीं कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो एक बार फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करेंगे। दरअसल कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी बेरहमी से हत्या के बाद न्याय की मांग को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार द्वारा उनकी मांगों को लेकर ठोस आश्वासन नहीं मिलने से काफी समय से ये प्रदर्शन जारी है। डॉक्टरों की सुरक्षा, राज्य के मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्थाओं में सुधार समेत कई मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई की 35 करोड़ से ज्यादा की 19 अचल परिसंपत्तियां जब्त की हैं। ये परिसंपत्तियां न्यास कंपनी और व्यक्तिगत तौर पर पंजीकृत हैं। इससे पहले भी ईडी ने 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की 16 अचल परिसंपत्तियां जब्त की थी। ईडी ने पीएफआई के सदस्यों और पदाधिकारियों के खिलाफ धन शोधन निरोधक अधिनियम के अंतर्गत जांच शुरू की है। ये जांच एनआईए और अन्य एजेंसियों में दर्ज की गई विभिन्न प्राथमिकियों के आधार पर की जा रही है। जांच से यह भी खुलासा हुआ है कि पीएफआई के पदाधिकारी और सदस्य हवाला और चंदे के माध्यम से देश विदेश से धन इकट्ठा करते हैं और देश भर में आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करते हैं। वहीं बात अब तमिलनाडु की, जहां नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ जल नीट एकेडमी सेंटर में मारपीट की घटना सामने आई। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसे लेकर तिरुनेलवेली जिले के मेलपालियम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि कोचिंग सेंटर के मालिक जलालुद्दीन ने बेरहमी से छात्रों की पिटाई की है। इतना ही नहीं, कोचिंग सेंटर के मालिक ने एक छात्रा पर जूता भी फेंका। शिकायत दर्ज होने के बाद मेलपालियम पुलिस ने केरल के रहने वाले जलालुद्दीन अहमद, कर्मचारियों और छात्रों से पूछताछ की है। राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार के दावों की अब पोल खुल चुकी है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सितंबर 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की निगरानी और उससे निपटने के लिए 15 कार्य योजना की घोषणा की थी, लेकिन वो भी बेअसर नजर आ रही है। प्रदूषण को लेकर किए जा रहे दावों और उसकी हकीकत पर आपको दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है।
AQI यानी एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली के विभिन्न इलाकों में AQI 300 से ऊपर और 400 के बीच बना हुआ है। वहीं दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि 2014 से लेकर 2023 तक दिल्ली के वायु प्रदूषण में 30% की कमी आई है, जिसमें PM 2.5 और PM 10 जैसे प्रमुख प्रदूषकों का स्तर घटा है। दिल्ली में लगातार जहरीली होती जा रही हवा को लेकर बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर है। आरोप प्रतिरोप के अलावा आम आदमी पार्टी शून्यता पर खड़ी है। जो स्मोक टावर लगे थे वो भी आज बंद है। पराली पर डालने वाला गोल पता नहीं कब पंजाब पहुंचेगा। उनकी भगवंत मान की सरकार है, वहां पर उनसे क्यों नहीं प्रश्न करते? यमुना में वो कहते थे मैं खुद नहाऊंगा, लेकिन वो दिन कब आएगा केजरीवाल साहब? जश्न पर पटाखे चलाते हैं, लेकिन आपको भूल जाता है कि दिवाली के पटाखों पर आपको पोल्यूशन दिखता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण में कमी दिल्ली सरकार की नीतियों और उपायों जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, सार्वजनिक परिवहन और पौधारोपण अभियानों का परिणाम है। हालांकि इन दावों की पोल दिल्ली की वर्तमान खराब एयर क्वालिटी खोल रही है। 30 सितंबर 2022 को दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की निगरानी और उससे निपटने के लिए 15 कार्य योजना की घोषणा की थी, जिसमें कचरा जलाने, धूल और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को रोकने के लिए टीम बनाने की बात की गई थी। 80 मशीनों के अलावा पानी के छिड़काव के 581 यंत्र और 150 सचल एंटी स्मोक टावर भी लगाने की बात की गई थी। केजरीवाल ने होलाम्बी कला में 20 एकड़ में ई-वेस्ट पार्क बनाने की बात भी की थी, लेकिन केजरीवाल के घोषणाओं के इतर सर्दियों के दस्तक देते ही देश की राजधानी पर जहरीली हवा का साया मंडराने लगा है। हम आपको सुनाते हैं कि केजरीवाल कैसे बड़े बड़े दावे कर रहे थे। 5000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का एरिया जहां जहां है कंस्ट्रक्शन साइट का, वहां एंटी स्मोक गन लगाना हमने कंपलसरी कर दिया है। इसके तहत पूरी दिल्ली में 233 एंटी स्मोक गन लगाए जा रहे हैं। सड़क से जो प्रदूषण उठता है उसके लिए हमने 80 रोड स्वीपिंग मशीनें लगाई हैं ताकि उसकी वजह से प्रदूषण ना हो। 521 मशीनें पानी का छिड़काव करने के लिए लगाई जा रही हैं और 150 मोबाइल एंटी स्मोक गन लगाए जा रहे हैं ताकि जो सड़कों से धुआं उठता है वो उसको रोका जा सके। इसी तरह केजरीवाल ने साल 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 और 2020 में दोहराया था कि यमुना साफ हो जाएगी, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई और वास्तविकता यह है कि यमुना सफाई की डेडलाइन बढ़ती रही और नई डेडलाइन 2025 की हो गई है। दिल्ली NCR में एयर पोल्यूशन के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार सख्त रवैया अपनाया है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 10 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण को कम करने के दावे और घोषणाएं तो बहुत करती है, लेकिन होता कुछ नहीं है और दिल्ली वालों को जहरीली हवाओं से ही जूझना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस प्रदूषण को देखते ही हरियाणा में पराली जलाने पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा ने आदेश जारी किया है कि पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के तहत किसानों के खेतों के रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जाएगी, जिससे वो अगले 2 सीजन तक अपनी फसल ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से मंडियों में नहीं बेच पाएंगे। सरकार के इस आदेश का मकसद राज्य में पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाना है ताकि वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या?
सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 149वीं सभा को संबोधित किया और दुनिया में बहुपक्षवाद की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में संसदों के बीच संवाद और सहयोग आम भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने विभिन्न देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारियों और प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 13 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ यानी IPU की 149वीं सभा में संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के महासचिव और कई अन्य संसद सदस्य शामिल थे। अधिक शांतिपूर्ण और टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग विषय पर सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने बहुपक्षवाद के प्रति भारत की प्रतिबद्धता और वैश्विक चुनौतियों से निपटने में संसदीय संवाद के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्राप्त लाभों के समान वितरण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंतर संसदीय संघ सभा न केवल भारत की संसदीय कूटनीति की ताकत को रेखांकित करती है, बल्कि आम वैश्विक चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से वैश्विक संवाद में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करती है। जलवायु परिवर्तन के बारे में बोलते हुए ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल का जिक्र किया। उन्होंने भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि और जलवायु मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से की गई विभिन्न पहलों का भी उल्लेख किया। इस दौरान ओम बिरला ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत 118 यूनिकॉर्न्स के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है, जिसका मूल्य 355 अरब डॉलर से अधिक है। उन्होंने बताया कि JAM ट्रिनिटी के माध्यम से वित्तीय सेवाओं का डिजिटलीकरण और वित्तीय समावेश ने लोगों की मदद की है। अंतर संसदीय संघ सभा के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नामीबिया, नेपाल, मालदीव, आर्मेनिया, थाईलैंड, ओमान, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सेशेल्स, IPU अध्यक्ष अल्जीरिया, जिम्बाब्वे, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात के सांसदों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और चलिए अब दीपावली भी बेहद ही नजदीक अब आती जा रही दिन पर दिन, और वहीं अगर देखा जाए तो दीपावली पर्व में दीपों का अपना विशेष महत्व होता है और इसके बिना दीपावली की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इस पर्व को और खास बनाने के लिए दुर्ग जिले के कुम्हार दिए बनाने के काम में जुटे हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के शिवनाथ नदी तट पर बसे गांव सिरसा खुर्द में कुम्हारों का करीब 200 परिवार रहता है। ये सभी परिवार दीपावली को जगमगाने की तैयारियों में जुट गए हैं। इन परिवारों की आजीविका मिट्टी से बने बर्तन व अन्य सामानों पर ही निर्भर है। इनके द्वारा परंपरागत तरीके से बनाए गए दिए आज भी आकर्षण का केंद्र हैं। गांव में रहने वाले इन कुम्हारों द्वारा हर साल करोड़ों दिए बनाए जाते हैं। इनके बनाए हुए दिए न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि समीपवर्ती राज्यों जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा झारखंड तक जाते हैं। मैं 10 साल से दिया बना रहा हूँ। यहाँ बहुत मांग रहता है दिया का दिवाली पे, और हमारा दिया बहुत दूर दूर तक जाता है। दुर्ग, भिलाई, सुपेला, महाराष्ट्र, अयोध्या तक गया है। दिया के अलावा पोला जाता, चुकिया, गल्ला वल्ला, उमदानी, ये सब चीज़ बनाते हैं। घड़ा मटका सब बनाते हैं। दिवाली पे अपन दिया जो हो गया, दिया ज़्यादा मांग रहता है और
कलर सुंदानी ये सब चीज़ का मांग रहता है ज़्यादा। व्यापारी हर साल इनसे दिए खरीद कर ले जाते हैं और उसे बेचते हैं। दिवाली के लिए दिए बनाकर इन परिवारों की अच्छी खासी आमदनी हो जाती है और खर्च के बाद कुछ पैसे बचते भी हैं। कुम्हारों के ये परिवार पोला पर्व के बाद से ही दिवाली की तैयारी में जुट जाते हैं। दिया बनाने का तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला, दिया बनाना, कलश बनाना, करसा बनाना, ये सब दीपावली में लगते थे वाले, पूरा वही बना था। जैसे मांग वो ऐसे रहे, डिमांड रहे थे। अब तो पूरा डिमांडे है, बनाना है, बस बेचना है। शिवनाथ नदी के तट पर बसे होने के कारण गांव के लोगों को तट से ही मिट्टी भी मिल जाती है, जिसका उपयोग कर वे दिए बनाते हैं। इन कुम्हारों की माने तो दिवाली के समय उनके दियों की खूब मांग रहती है, जिससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी प्राप्त हो जाती है। हम लोग दिया बना रहे, यानी 3 पीढ़ी हमारा हो गया। दिवाली में तो ठीक ठाक रहता है, यानी हद से ज़्यादा मांग रहता है, मांग की पूर्ति ही नहीं कर पाते हम लोग। हाँ, परिवार चल पा रहा है और थोड़ा कुछ पैसा भी बच जाता है। दीपावली में इन कुम्हारों द्वारा बनाए गए दियों की तो मांग रहती ही है, साथ ही साथ इनके द्वारा निर्मित घड़े, कलश, नादी, उमदानी आदि की भी जमकर बिक्री होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका सहित सभी पश्चिमी देश युद्ध के लिए यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री ने युद्ध के प्रति चिंता जाहिर की है, जो सराहनीय है। पुतिन ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी ने लंबे संघर्ष के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीति को ही विकल्प बताया, जबकि पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन नाटो यूक्रेन का युद्ध में साथ दे रहे हैं, जो सही नहीं है। और डिजिटल दुनिया में तरह तरह के साइबर अपराध प्रतिदिन सुर्खियां बटोरते रहते हैं। हमारी निजी जानकारी चोरी करने से लेकर हमारे सपनों को भी लूट लेते हैं ये साइबर जालसाज। नौकरी के लालसा लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहे हजारों युवा ऑनलाइन वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, फेसबुक, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर झूठे विज्ञापनों के माध्यम से इन साइबर अपराधियों के झांसे में आकर पैसे तो गंवाते ही हैं, पर अब सीमा पार यानी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे म्यांमार, लाओस, कंबोडिया में नौकरी के बहाने भारतीय युवाओं को बुलाकर बना दिया जाता है साइबर स्लेव। अभी हम जिस एरा में जी रहे हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में हमें जीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करना है, जीरो ट्रस्ट। सो वही जॉब के सिनेरियो में कि जो कंपनी है वो ऑथेंटिक है कि नहीं, कब खुली थी, उसके ऑफिस के एड्रेस कहाँ हैं, वो ऑफिस के एड्रेस ऑथेंटिक लग रहे हैं आपको, कई जगह मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, कौन सी कंपनी अपनी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट लिस्ट में मोबाइल नंबर डालती है। तो ये छोटे छोटे नुएंसेस आपको कैप्चर हो जाएंगे, क्योंकि वो लैंडलाइन नंबर कभी लेंगे नहीं। लैंडलाइन नंबर लेंगे तो एक फ्रीज हो जाएगा एड्रेस, तो वे फर्जी मोबाइल नंबर डाल के उन्हीं से कांटेक्ट करेंगे और पूरा का पूरा गेम या तो मोबाइल नंबर से होगा या स्काइप आईडी से होगा या व्हाट्सएप कॉल के थ्रू होगा। आप उनको पुश कीजिए कि मुझे लैंडलाइन नंबर दीजिए अपना, उस लैंडलाइन नंबर पर कॉल करके वेरीफाई कीजिए। अच्छा, ये भी होगा, हो सकता है वो लैंडलाइन नंबर दे दें क्योंकि उन्होंने क्लोन कर रखा है किसी ऑफिस को, और सामने वाला बोले हाँ यही ऑफिस है, पर जिससे कम्युनिकेट कर रहा है वो उस ऑफिस का है ही नहीं, वो उसको इंपर्सोनेट करके बैठा हुआ है। तो आपको जब तक आपको डाउट नहीं करोगे, आप वेरीफाई नहीं करो। हर जगह आपको चेक एंड बैलेंसेस करते हुए, और जैसे ही कोई पैसे वाला मामला आ जाए तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना है। भाई किसी भी जॉब में आपसे क्यों पैसे लिए जाएंगे। देश में इन दिनों अनेक तरह के जॉब स्कैम हो रहे हैं, और इसीलिए आपको जागरूक करने के लिए आज रात 9 बजे प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम साइबर अलर्ट में आज बात होगी रोजगार घोटालों की। रोजगार घोटालों से निशाना बना रहे हैं साइबर अपराधी। सर, आपके रिज्यूमे के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ अच्छी वैकेंसी है, जिसके लिए 10,000 रुपए फीस चार्ज की जाती है। लाओस, म्यांमार, कंबोडिया में बना रहे हैं साइबर स्लेव्स। अभी हम जिस एरा में जी रहे हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में हमें जीरो ट्रस्ट मॉडल फॉलो करना है, और जैसे ही कोई पैसे वाला मामला आ जाए तो आपको तुरंत सतर्क हो। भाई किसी भी जॉब में आपसे क्यों पैसे लिए जाए। तो आज रात 9 बजे हमारा ये खास कार्यक्रम साइबर अलर्ट आप जरूर देखिएगा। जागरूकता को ध्यान में रखते हुए हमारा विशेष कार्यक्रम है।
तो आज रात 9 बजे आप जरूर देखिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब खेल से जुड़ी खबरों की, जहां क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे बेंगलुरु टेस्ट का आज चौथा दिन है। भारतीय बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में अब तक बेहतरीन खेल दिखाया है। भारतीय टीम ने अब तक 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम आज इससे आगे खेलना शुरू करेगी। सरफराज खान 70 रन बनाकर क्रीज पर है। सरफराज ने अपने टेस्ट करियर का चौथा अर्धशतक लगाया, जबकि विराट कोहली कल तीसरे दिन की आखिरी गेंद पर 70 रन बनाकर आउट हो गए। इससे पहले दूसरी पारी में कप्तान रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। वहीं भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम आज मलेशिया में 12वें सुल्तान जोहर कप में जापान से भिड़ेगी। जापान के बाद भारतीय टीम 20 अक्टूबर को ग्रेट ब्रिटेन, 22 अक्टूबर को मेजबान मलेशिया और फिर 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलेगी। और इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।